नमस्कार। विभाग विनोद मैं से विनोद आज चर्चा करूंगा विश्व पटल पर भारत को जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ध्यान रहे यह दोहराना ही होगा। पिछले कुछ वर्षों में जो दावा किया गया और बहुत हद तक सही दावा किया गया कि विश्व में भारत हर क्षेत्र में जिस प्रकार तेजी से आगे बढ़ रहा है उसने पूरे विश्व में भारत को एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। क्या आर्थिक क्षेत्र हो, क्या औद्योगिक क्षेत्र हो, और तो और राजनयिक स्तर पर भी जिस प्रकार हमारे अधिकारी, हमारे राजनयिक यूनाइटेड नेशंस में उसके विभिन्न अंगों में अपना योगदान देते रहे, उसकी सराहना विश्व पटल पर हमेशा हुई और हम गर्व से उसकी चर्चा करते रहे और उसको उद्धृत करते रहे। लेकिन अभी पिछले दिन यह क्या हुआ, जब एशिया पैसिफिक ग्रुप की ओर से जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चुनाव हुए उसके वाइस चेयरपर्सन के लिए भारत और पाकिस्तान में मुकाबला हुआ और आश्चर्यजनक रूप से बल्कि दुखद रूप से पीड़ादायक परिणाम आया कि भारत की शर्मनाक पराजय हुई। जी हां, शर्मनाक पराजय हुई। जहां पाकिस्तान को 38 वोट मिले वहीं भारत को मात्र 18। यह कैसे हो गया? यह एक ऐसा आश्चर्य है जिस पर हमारे संबंधित मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र में जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनके लिए भी चुनौती है। उन्हें इस पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पराजय एक बात है लेकिन पाकिस्तान के हाथों पराजय यह शर्मनाक है। इसका असर हमारी वैश्विक छवि पर पड़ेगा। निश्चय ही पाकिस्तान इसका लाभ उठाएगा और हर तरफ वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा क्योंकि हम बड़े गर्व के साथ, और सही था, हमारा गर्व सही था क्योंकि हमारी उपलब्धियां ऐसी रही हैं वैश्विक स्तर पर। हम स्वयं को विश्व गुरु के आसन पर बैठने का आतुर दिखाते रहे, उसके निकट पहुंच चुके हैं। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है, विकास किया है, उल्लेखनीय विकास किया है, अनुकरणीय विकास किया है। वैसे में एक पिद्दी अदना पाकिस्तान के हाथों हमारी पराजय कैसे हो गई? एशिया पैसिफिक ग्रुप में हमें समर्थन क्यों नहीं मिला? यह आश्चर्यजनक है। इसे बर्दाश्त करना सहज नहीं होगा क्योंकि जो फासला है 20 मतों का है, 38 और 18, 20 मतों का फासला है। आखिर ये कैसे हो गया? क्या पाकिस्तान के रणनीतिकार, पाकिस्तान के राजनयिक जो सक्रिय हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो भारतीय राजनयिकों पर, भारतीय प्रतिनिधियों पर भारी पड़े? पाकिस्तानी रणनीति के सामने हमारी रणनीति विफल रही? यह सवाल है, पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है। क्या क्या ऐसा कैसे हुआ? या क्या फिर हम यह मान ले कि हमारी साख अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गिरी है? यूनाइटेड नेशन जहां कभी हमारी प्रतिनिधि विजया लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड जनरल असेंबली की अध्यक्ष रही थी, उस यूनाइटेड नेशंस के यूनेस्को विंग में वहां एक चुनाव में वाइस चेयरमैन के पोस्ट पर चुनाव में पाकिस्तान के हाथों हमारी हार हो जाए, यह कैसे संभव हुआ? इसके लिए
हमारे रणनीतिकारों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। क्योंकि सवाल ये, या तो उनकी गलती हुई या फिर क्या हम यह मान लें कि वैश्विक स्तर पर हमारी छवि गिर रही है, पाकिस्तान को उभर रही है, पाकिस्तान के मुकाबले हम नीचे चले गए हैं, पाकिस्तान हमें तमाचा मार रहा है? क्या हम इसे मान ले? हम इसे मानने को हरगिज तैयार नहीं है। यह कहीं न कहीं हमारे रणनीतिकारों की रणनीति की विफलता है, हमारे राजनयिकों की रणनीति की विफलता है। संयुक्त राष्ट्र में मौजूद हमारे जो राजनयिक है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी अक्षमता का परिचय दिया है। वे विश्व समुदाय को भारत के पक्ष में करने में विफल रहे। यह कैसे संभव हो गया? यह सवाल खड़ा होगा। इसलिए अब यह समय है कि हम बहुत ज्यादा हर मामले में जो आज ही नया ट्रेंड चला हुआ है, इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं, इतने महिमा मंडित हमारे में किया जाता है, जो पिछले दिनों देखा गया पूरे विश्व में हमारी छवि को लेकर के कि हम तो विश्व गुरु बन गए, पूरा विश्व हमारा अनुसरण करने को तैयार है, हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाओं, हमारी नीतियों का वो अनुकरण करने को तैयार है। अगर ऐसा है तो फिर यह परिणाम 20 और 18, पाकिस्तान के पक्ष में 20, हमारे पक्ष में मात्र 18, यह कैसे हुआ? हमारे रणनीतिकारों को जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में मौजूद है, हमारे जन प्रतिनिधि, उन्हें इसका जवाब देना होगा। कहीं न कहीं चूक हुई है, क्योंकि हम यह मानने को कतई तैयार नहीं हैं कि हमारी वैश्विक स्तर पर छवि का क्षरण हुआ है। यह मानने को हम तैयार नहीं हैं। आज पूरा विश्व सही मायने में हमारा अनुकरण कर रहा है। पूरे विश्व की दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है, हमारे क्रियाकलापों की ओर लगी हुई है। वे खोजना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर हम विश्व गुरु के पद पर आसीन होने को क्यों इतनी आतुर है, उसके निकट, उस आसन के इतने निकट कैसे पहुंच गए हैं। एक स्थिति है, और दूसरी स्थिति यह तो प्रमाण सामने है कि हमें विश्व में क्या समर्थन मिल रहा है, वो भी यूनाइटेड नेशंस में। यह नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं चूक हुई है, और निश्चय ही यह हमारे उन राजनयिकों की चूक है जो संयुक्त राष्ट्र में बैठे हुए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्काल इस पर मंथन शुरू हो भी गया होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो भी चुका होगा। भारत सरकार इस पर मौन नहीं रहेगी, तय है। संबंधित मंत्रालय इसका संज्ञान लेगा, ले चुका होगा, यह भी तय है। ऐसे में हम प्रतीक्षा करें उन कारणों की जो इनकी जांच के बाद सामने आएंगे, जो हमारे प्रतिनिधि भारत के पराजय के कारण बने। हम प्रतीक्षा कर ले। अब दूसरी बात, आज तेलंगाना में विधानसभा के लिए आज मतदान हो रहा है। इस राज्य का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा हो गया है, इसको ध्यान रहे। जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए, जिसमें प्रमुख मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मतदान हो चुके और अभी तो 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन जो क्षण क्षण कर जो खबरें बाहर है, जो अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं प्रक्षोभन, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की जीत निश्चित है। राजस्थान में कांटे की टक्कर अवश्य है, लेकिन वहां भी अभी कुछ नहीं कहा सकता। हो सकता है कि वहां भी कांग्रेस पुनः वापसी कर दिखाए। ऐसे में तेलंगाना, जहां पर केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में है, लंबे अरसे से, पिछले करीब 9 वर्षों से सत्ता में है, वो एंटी इनकम्बेंसी का उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसका लाभ उठाने के लिए कांग्रेस वहां पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। हालांकि वहां पर बीआरएस के 88 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के लगभग 19। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से वहां ध्यान दिया है और जिस प्रकार वहां चुनाव प्रचार किया, सारे कांग्रेस के महारथी वहां तेलंगाना पहुंचे
और वहां उन्होंने चुनाव प्रचार कांग्रेस के पक्ष में किया। इसे देखते हुए उसका महत्व सामने है। और अब जो वहां से जो संकेत मिल रहे हैं, कांग्रेस ने अपने जनाधार को वहां काफी मजबूत किया है और वहां जो एक परिवर्तन की लहर देखी गई है, जैसा कि प्रवीक्षक बता रहे हैं, उसका भी लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। वैसे में अगर तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आती है और बीआरएस को अपदस्थ करती है, तो निश्चय ही यह कांग्रेस के हक में, कांग्रेस संगठन के, कांग्रेस दल के हक में जाएगा कि अभी जो जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति पैदा हुई है, उसमें निश्चय रूप से सुधार होगा और कांग्रेस संगठन को विस्तार का और अपने संगठन को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यह दोहराना ही होगा कि 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर फेंक दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तो स्पष्ट कहते थे कि अब तो कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। अभी तेलंगाना के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, मतलब 3 दिसंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे 5 राज्यों के, उसमें कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस साफ हो जाएगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भविष्यवाणी की है। इस पार्श्व में अगर परिणाम कुछ और होते हैं, जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी, और उसके बाद अगर उसमें तेलंगाना जुड़ जाता है, मणिपुर को हम छोड़ दे, छोटा राज्य, उसका कोई महत्व नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में, लेकिन इन राज्यों का है। अगर तेलंगाना में कांग्रेस ने अपने पांव पसार दिए और बीआरएस को अपदस्थ करने में कांग्रेस वहां कामयाब होती है, तो तय जानिए कि पुनः कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी और यह ऊर्जा काम आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तब भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, जैसे अभी प्रधानमंत्री करते हैं। अभी तो उनके रास्ता साफ है। उन्होंने तो अगले, भारतीय जनता पार्टी तो अगले 50 वर्षों तक शासन करने की घोषणा कर दी है। यह स्थिति शायद नहीं होगी अगर कांग्रेस तेलंगाना में बीआरएस को अपदस्थ करने में कामयाब रहती है। ध्यान रहे, दक्षिण में जो स्थिति अभी बनी हुई है कांग्रेस की, यह पहला अवसर होगा जब कांग्रेस वहां पर अपनी पैठ बनाएगी, अगर चुनाव में उसे सफलता मिलती है। या फिर दूसरा पहलू यह भी है कि आज जो है 88 और 19 का आंकड़ा, 88 बीआरएस का और 19 कांग्रेस का, अगर वहां बीआरएस को कांग्रेस अपदस्थ नहीं भी करती है और अपने सीटों में इजाफा करती है, यह जो मार्जिन है 88-19 का बहुत जबरदस्त मार्जिन है, अगर उसमें ये 19 की जगह अगर अपने सीटों में उसकी इजाफा करती है काफी मजबूती के साथ, तो वह भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कांग्रेस नेतृत्व को। ध्यान रखें, कांग्रेस की बात जब हम यहां करते हैं तो इसलिए नहीं कि किसी एक पार्टी के पक्ष या किसी पार्टी के खिलाफ के लिए। यहां एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना जो है, हमारे यहां लोकतंत्र, हमारे यहां एक अत्यंत ही मजबूत लोकतंत्र है। हमारे यहां सत्ता परिवर्तन केंद्रीय स्तर पर होते रहे शांतिपूर्वक, यह हमारी मजबूती का, लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। वैसे में इसको अस्थायित्व देने के लिए, इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस का, चूंकि वही प्रमुख विपक्षी दल है फिलहाल, उसे मजबूती देना आवश्यक है। अगर मजबूत विपक्ष होता है तो सत्ताधारी दल पर अंकुश बना रहता है, वे हमेशा सचेत रहते हैं, वो जानते, उनके ध्यान रहता है कि कोई हमें देख रहा है। और अगर कमजोर विपक्ष हुआ तो फिर जो सत्ताधारी होते हैं उनमें तानाशाही प्रवृत्ति पैदा होती है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसीलिए हम बार बार इस बात को चिन्हित करते हैं कि एक मजबूत विपक्ष के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस को मजबूती प्रदान हो, कांग्रेस को मजबूती मिले। इसलिए तेलंगाना का यह चुनाव
अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी की नजरें, सभी राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजरें 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम पर लगी रहेंगी, सर्वाधिक तेलंगाना के चुनाव परिणाम पर। क्योंकि अगर दक्षिण में अगर अपनी उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति अगर चिन्हित करती है कांग्रेस, तो फिर 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में उसे जबरदस्त मजबूती मिलेगी। उसके कार्यकर्ताओं, उसके नेताओं को हौसलों में अफजाई होगी और वे पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सक्षम साबित होते दिखेंगे। इसलिए भी सभी की नजरें वहां लगी हुई हैं। वैसे जब भी कांग्रेस की बात आती है, ध्यान दें, मैं संदर्भ बस बताना चाहूंगा। आप याद कीजिए 1977 का चुनाव, आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का सफाया हो चुका था। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार चुकी थी और तब राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने एक स्वर से कांग्रेस की मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। कांग्रेस का सफाया हो गया और उस समय स्थितियां ऐसी बनी थी कि लोगों ने उस पर विश्वास भी किया कि हाँ, अब कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन ध्यान रखें, 2-2.5 वर्षों के अंदर जब 1980 के चुनाव हुए तो वही कांग्रेस पार्टी, वही इंदिरा गांधी पुनः वापस हुई, पुनः सत्ता में आई और कांग्रेस को जो मरा हुआ घोषित कर चुके थे वो बंगले झांकने लगे। कांग्रेस एक जीवित और एक मजबूत कांग्रेस के रूप में पुनः सत्ता में आई और लगातार उसके बाद बीच में कुछ 80 के अंतिम दिनों को राजकेश विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, उस कालखंड को छोड़ दे तो कांग्रेस अंत में यहां 2014 तक जब भारतीय जनता पार्टी जीत के उसके पहले तक लगातार सत्ता में रही और सत्ता संचालन करती रही। यह कांग्रेस है। सो इसलिए अगर अभी कोई घोषणा करता है कि कांग्रेस समाप्त हो गया, जैसे कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कांग्रेस की मौत का, कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए जहां कांग्रेस जीत करके आई, वो सत्ता में आई, यह सामने है। इसलिए ये मतदाता को और भारतीय जनता को कमतर कर देखना, उसकी समझ को कमतर कर देखना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। भारत का मतदाता हर को समझता है, अब वो 2+2 4 करने जानता है, वो स्वयं स्थितियों का आकलन कर निर्णय लेता है। और यही कारण है कि जो चुनाव परिणाम आते हैं कभी कभी चौंकाने वाले होते हैं, जिसकी भविष्यवाणी कोई नहीं करता है। सारे राजनीतिक पर्यवेक्षक है ना मुंह की खा जाते हैं जब मतदाता की इच्छा के सामने, उसके चयन के सामने। यही स्थिति इस बार संभवतः 3 दिसंबर को सामने आएगी। हालांकि इन दोनों भविष्यवाणी करना मूर्खता होती है, कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए। अब तो 2 दिनों की बात है, 3 दिनों की बात है, परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन जो बातें हवा में तैर रही हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस मजबूती के साथ पुनः सामने अवतरित होते दिखेगी और इसका श्रेय निश्चय रूप से कभी पप्पू के रूप में अर्थात महामूर्ख के रूप में निरूपित उस राहुल गांधी जो को जाएगा जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश को पहचाना और देश ने उन्हें पहचाना और उनके नेतृत्व क्षमता पर अब कोई सवाल नहीं उठाता है। अर्थात अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है इन 5 राज्यों के चुनाव में तो निश्चय ही इसका श्रेय राहुल गांधी और राहुल गांधी को ही मिलेगा।